वीडियो का भी हो सकता है, वीडियो एम्बेड करने का। अब देखें एक आइडिया क्या है कि कोई भी बंदा कोई भी वीडियो लगाना चाहता है। देखें वीडियो एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आपकी वेबसाइट पर होगा तो इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, ऐसी है ना। यानी अगर किसी वेबसाइट पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा, तस्वीरें नहीं होंगी, तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है। तो अगर टेक्स्ट भी होगा और तस्वीरें भी होंगी तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तस्वीरों के साथ साथ कोई वीडियो भी लगी हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इम्पैक्ट, क्योंकि वीडियो से कुछ चीज़ों का आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को कंफर्म पता लग जाएगा क्या चीज़ है, इनकी प्रोडक्ट है क्या। लेकिन अगर अब हम वीडियो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, अब एक तरीका तो यही है ना कि वेबसाइट पर अपलोड कर दें, तो जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो स्पेस यूज होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट की स्पेस इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो जब इस्तेमाल होती रहेगी तो वो उसकी बैंडविड्थ भी इस्तेमाल करेगी। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता था कि कितनी स्पीड आपको मिल सकती है। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट स्लो फील होगी। किसकी वजह से? वीडियो की वजह से। इसलिए हमने कहा कि हम वीडियो अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते, हम वीडियो को यूट्यूब पर ही अपलोड कर देते हैं और यूट्यूब को इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड करने का मतलब क्या है? इम्बेड करने का मतलब यह है कि भाई यूट्यूब खोलने के लिए तो लिखते हो ना www.youtube.com, फिर खोलते हो, फिर वीडियोस उसमें प्ले होती है। मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर ही एक छोटी सी विंडो बनी हो और उस विंडो में मैं यूट्यूब को ले आऊँ, और यूट्यूब के अंदर जो वीडियो मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वो मेरा जब दिल करे हफ्ते के बाद मैं उसमें नई वीडियो चेंज कर दिया करूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस सूरत में मेरी वेबसाइट के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, किसी भी तरह के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड का इतना प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज को इम्बेड कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? हमें सिर्फ ये समझना है कि इसके लिए भी हमें टैग कौन सा आना चाहिए। यही देखने वाले हैं ना अब हम लोग कि आता किस टैग के साथ है। ये तो सबको पता लग रहा है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, गूगल मैप से। अच्छा, अब अगर मैं इस हाकाई वाली वेबसाइट खोलता हूं तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक वीडियो भी नजर आएगी आपको। यहाँ शायद इधर ही कोई दूसरी भी पड़ी, खुल गई है कि नहीं खुली है? ये क्यों नहीं खुल रही? देखते हैं, ऑफलाइन देख लेते हैं, उसमें वीडियो होगी हमारे पास। एक स्टेप पीछे आ जाओ, एक स्टेप और पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक HTML है, तो यहाँ पर जो इंडेक्स फाइल है इसको भी चला कर देख लो। वैसे तो वो भी खुल गई है कि नहीं? साक का ही स्पेल गलत लिखे है मैंने, है ना? इसहाक, इसे भी सही होना चाहिए। देख लेते हैं क्यों नहीं खुल रही थी पहले। देखते हैं जी, जरा वीडियो की बात कर रहा था मैं, सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए इस साइट को खोला मैंने। अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, विंडो छोटी सी फ्रेम लगाया हुआ है, सेक्शन बनाकर वहां पर क्या ऐड किया हुआ है, यूट्यूब को ही ऐड कर दिया, और जो वीडियो मैंने यहाँ पर सेट की है ये वही वीडियो आने लगी हुई है। हमने यहाँ पर जो सी वीडियो सेट की है ये वो वीडियो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई नई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हम वेबसाइट में जाकर उसका सिर्फ लिंक चेंज करेंगे तो यहाँ पर वीडियो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये वीडियो अपलोड अपडेट होती रहेगी। ये कैसे अपडेट होनी है आज हम ये सीखने लगे। ये वीडियो यहाँ पर कैसे आ रही है और ये मैप यहां पर कैसे आ रहा है, इस चीज को अभी हम देखने जा रहे हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं जरा कोडिंग में वापस। ये मेरा ख्याल है कि पब्लिक HTML वाला फोल्डर जो था इसमें वीडियो भी है और वो भी है, तो इसलिए इसको यूज कर लेते हैं जी। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट विद नोटपैड। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये कौन सा टैग है जिसके साथ ये विंडो बन रही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हमने बाकी कामों के लिए टैग समझा था, इसके लिए भी समझ लेते हैं कि भाई टैग कौन से वाला है जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये टैग है आई फ्रेम। कौन सा टैग है? आई फ्रेम के नाम। इसकी कोई एसईओ नहीं है, समझ लें। मैं कह इसकी कोई एसईओ नहीं है, हमने इसको कोई एसईओ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ती है
इसलिए अगर हमारे कस्टमर की, हमारे क्लाइंट की वेबसाइट में ये दो चीज़ें मिसिंग होंगी तो मैं उससे कहूँगा भाई इन्हें ऐड करवा लो, क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ रही है। मतलब एक बंदा आपकी वेबसाइट देखता है, उसको आपका कंटेंट अच्छा लगता है, वो कहता है चलो जी इनका ऑफिस विजिट कर लेते हैं, तो नीचे प्रोफाइल का लिंक मिलेगा तो डायरेक्शन पे चला जाएगा ना, बजाय इसके कहलाता है फिर गूगल पे जाए पहले और वहाँ से जाके गूगल मैप खोले। इसी तरीके से अगर हमने किसी चीज़ को ज़्यादा एलिबरेट करना होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, तो हम वीडियो लगाकर अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये इंगेजमेंट दो मटेरियल्स हैं हमारे पास, इनको हम एज ए इंगेजमेंट मटेरियल के तौर पर समझ रहे हैं। इसके अंदर एसईओ की कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें जाकर मैंने कोई एसईओ के कोई एट्रीब्यूट्स को सेट करना होगा, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये है कहां पर। तो मैंने क्या बताया जी, ये कौन सा टैग है, आई फ्रेम। तो मुश्किल की बात ही नहीं है, क्या करें, फाइंड करके आई फ्रेम को ढूंढ लें। मैंने यहां लिखा आई फ्रेम, पहला आई फ्रेम आ गया। मैं सर्च विंडो में एक तो ये तरीका है कि क्योंकि हम लोग वेब डेवलपर भी नहीं है, तो हमने जिन जिन टैग्स को चेंज करना हो, वंस अगर वो हमें फाइंड हो जाए तो हम क्या करें, अपनी मेमोरी के लिए उनका लाइन नंबर नोट कर लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम इधर आना होगा तो फिर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं कहूँगा भाई इधर आ जाओ, अगर डायरेक्ट इसी लाइन में आऊँगा तो मैं इस जगह पर आ जाऊँगा। तो आपने जब वेबसाइट को चेंज करना होगा तो ऐसा ही करना है कि जब आप किसी एक एलिमेंट को एक दफ़ा फाइंड कर लोगे, ठीक है, तो उसका लाइन नंबर नोट कर लो और अपने लिए ये भी देख लो कि 118 पर था क्या, टॉपिक वाइज भी लिख लो कि यहाँ पर ये टॉपिक है, ताकि आपको पता हो कि जब आपने इस टॉपिक में कोई चेंजेस करनी है तो आपने इस तरह से करनी है। अच्छा, एक आई फ्रेम आ गया, जरा देखते हैं ये कौन से वाला आई फ्रेम है। सबको पता लग गया होगा कौन सा है, कौन सा है, यूट्यूब का आई फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे लगना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस टैग को समझते हैं। ये टैग भी हमने खुद नहीं लगाना होगा, डेवलपर्स ही लगवाएंगे कि भाई आई फ्रेम लगा दो वीडियो के लिए, आई फ्रेम लगा दो प्रोफाइल के लिए। वीडियो का कहाँ लगाना है, जगह मैं बता दूंगा। प्रोफाइल का कहाँ लगाएंगे, फुटर में, बिल्कुल एंड पे। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है आई फ्रेम। उसके बाद क्या लगाया हमने, विड्थ, उसके बाद लगाई हाइट। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा विड्थ हाइट का मतलब क्या है, कि वो जो फ्रेम बन रहा है वो किस साइज का होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई ये जो साइज है ना, ये आपकी चॉइस है। अगर सर वो साइज यूज करेंगे तो विड्थ और हाइट लिखेंगे। जी जी बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अभी पहले तो YouTube ला भी नहीं रहे ना, पहले हम क्या ला रहे हैं, पहले हम एक फ्रेम ला रहे हैं। पहले हमने एक फ्रेम बनाना है, उस फ्रेम के अंदर YouTube को इम्बेड करना है। तो ये आप ये समझ लो, अभी YouTube की बात नहीं की हमने, अभी बात किसकी की है, फ्रेम की। यानी कि स्क्रीन है एक, जो कि फुल साइज की स्क्रीन है, उसमें मैं कह रहा हूँ भाई इतनी जगह पर क्या करो, एक फ्रेम लगाओ, क्योंकि इस फ्रेम के अंदर मैं YouTube को इंसर्ट करूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। फिर क्या आ गया जी आगे, SRC। अब हमें ऐसा लग रहा होगा कि शायद जो हमारी वीडियो का URL है हम उसे यहाँ पेस्ट कर दें, ऐसा ही है ना, कि भाई उधर से URL कॉपी करें, यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। मैं कह ऐसा नहीं करना। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है जी, SRC इक्वल्स टू, यहाँ तक क्या है, यहाँ पर आए हम, ये फिक्स सिंटेक्स है इसका, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या, https youtube.com/embed, यहां तक तो फिक्स हो गया। उसके बाद वो जो अगले वाला हिस्सा है, वो जो एक नंबर कैरेक्टर्स के साथ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं YouTube वीडियो आईडी। ये YouTube वीडियो की आईडी है। हर वीडियो की एक YouTube आईडी होगी ना भाई, जब आप वीडियो चलाते हो ऐसा आता है ना आखिर में नंबर 1, इसी तरह का एक आ रहा होता है। इसको जरा क्लिक करके खोल कर देखें, उसी वीडियो को प्ले करते हैं और YouTube में जाकर प्ले कर देते हैं। ये यहां से मैंने क्लिक किया, YouTube में आगे सीधे। इनकी वेबसाइट को कुछ हुआ है, इसको मुझे देखना पड़ेगा बाद में क्या हुआ है, क्यों नहीं रन हो रही। हाँ जी, इसको वीडियो को यहाँ पे पास कर लेते हैं। ये इसका ऊपर URL आ रहा है, मैं इस पूरे URL को कॉपी करता हूँ, जरा आपको नोटपैड में इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ इस वीडियो के साथ नहीं है, आप कोई भी YouTube पर वीडियो प्ले करोगे तो ऐसे ही नजर आएगी आपको। अब वो वाली जो आईडी है वो कहां पर है, youtube.com/watch?v इक्वल्स टू, ये आईडी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ,
कि आपने जब किसी भी वीडियो की आईडी लेनी होगी तो वीडियो को प्ले करोगे और इक्वल टू के बाद जो आ रहा होगा वो क्या है, वीडियो आईडी है। तो जिस वीडियो को आपने वेबसाइट पे लगाना हुआ करेगा, बार बार चेंज करना होगा, आपने सिर्फ इस आईडी को कॉपी करना है, इस पूरे यूआरएल को कॉपी नहीं करना। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि ये वाली वीडियो चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करें, इन्हीं के चैनल पर चलते हैं। तो यहां से जी अब हम ये ले लेते हैं। चलो, पता नहीं इस वक्त कौन सी चल रही थी, वैसे कौन सी तीनों में से एंड वाली चल रही थी। चलो जी ये ले लेते हैं, चेंज हो जाके। अब क्या करें, हम कौन सा हिस्सा पकड़ें, ये जो इक्वल टू के बाद आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको मैं करता हूं कॉपी और कोडिंग में जाते हैं और यहां आकर इसको रिमूव कर देते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। बस इतना सा काम करना है हमने, यानी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इम्बेड के बाद सिर्फ आईडी चेंज किया। आपने जब जब वीडियोस को चेंज करना होगा तो हमें क्या चेंज करना होगा, आईडी को चेंज करना होगा। ठीक है, और वीडियो के लिए हम उसी चैनल पर जाएंगे, यानी वीडियो को प्ले करेंगे, एंड पे आईडी आ रहा होगा, उसे कॉपी करेंगे और यहां लाकर पेस्ट कर देंगे। इसको यहां से सेव करें और जरा इसको प्ले करके देखें। ये थी, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें जरा, चेंज होगी वीडियो। तो इस तरीके से हम लोगों ने वीडियो चेंज करनी है। ये तो समझ में आ गया। फिर मैं बता रहा हूं कि ये एसईओ का फैक्टर नहीं है, एसईओ के लिए इंगेजमेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ऑन साइट आकर हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो ही चेंज करनी होगी। लेकिन ये करवाएंगे हम किससे, ये सेक्शन ऐड करवाना है हमने डेवलपर से कि भाई एक ही वीडियो लगाओ और इस तरह लगाओ, क्योंकि अगर वो इस तरह वीडियो नहीं लगाता, फॉर एग्जाम्पल छोटी वीडियो लगाता है तो एमबीज में होगी, बड़ी वीडियो लगाएगा तो जीबीज में आ जाएगी, तो वो तो अच्छी खासी हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें रैम भी चाहिए होगी सिस्टम की, यानी सर्वर की, और स्पेस भी यूज हो रही होगी। सो हमें आई फ्रेम के थ्रू वीडियो को यहाँ पे प्ले करना। अब आ जाते हैं निचले वाले हिस्से पर, वो क्या था जी। अब यहाँ पर हमने प्रोफाइल ऐड करनी है। जरा देखें यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पर इसहाक आई की ही आ रही है, ऐसे है ना, उसी की प्रोफाइल यहाँ पे शो होने लगी हुई है। एनीवेज ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको जरा चेंज करते हैं। इसे कैसे चेंज करना है, इसको हम पीक सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ भाई, चाहे मैप में चले जाएं चाहे यहीं पर लिख लें पीक सॉल्यूशंस। वेबसाइट पे चला गया भाई, बस इतना ही लिख देते हैं। चलो, ये आ गया पीक सॉल्यूशन की ब्रांचेस आ गई सारी जी। कौन सी वाली के साथ आपको करना है, मैं कहता हूँ भाई ये वाली ब्रांच है जो हमारी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, मैप पर आ गया हूँ। यहाँ पर गूगल मैप पे आपने आना है और यहाँ पर शेयर का बटन बना होगा। यार सीधा मैप पर ही चले जाते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर ये मैप में आ गया हम, यहाँ पर पीक सॉल्यूशन लिखे हैं। पहले हम गूगल पर थे जी, ये लोअर माल वाला आ रहा है, आई थिंक ये ऊपर वाला हमारा वाला है, इस पर क्लिक करें जी। यहाँ पर आ गया शेयर का ऑप्शन, ये अच्छा शेयर के ऑप्शन पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कॉपी लिंक, ये नहीं करना हमने, और एक ऑप्शन आ रही है इम्बेड मैप। हम भी तो इम्बेडिंग कर रहे हैं ना, मैं भी वर्ड बार बार इम्बेड का इस्तेमाल कर रहा था
कि हम पूरे का पूरा मैप ही इम्बेड करना चाहते हैं। स्क्रीन पर देखें जरा क्या आया, आप देख रहे हैं पूरे का पूरा वही कोड आ गया जो उधर लिखा हुआ था। मैंने क्या करना है, उस कोड को इस कोड के साथ उसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये वाला कोड वहां पे फिक्स कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, देखें कॉपी HTML, मतलब उसने सारा हमारे लिए बनाया हुआ वेबसाइट के लिए कि भाई वेबसाइट पे अगर आपको इसे ऐड करना हो तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसे किया जी हमने कॉपी HTML, कॉपी हो गया। यहाँ से हम कोड में आते हैं जी, कौन सी लाइन थी ये। अब पूरी की पूरी लाइन डिलीट करने का तरीका भी देख लें। जहां पर लाइन नंबर लिखा हुआ आ रहा है मैं वहीं पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, ग्रे हो गया कलर सारा। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई है। अब आप यहां से इसको डिलीट और पेस्ट, चेंज हो गया। सेव कर दें इसको। अब जब हम अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करेंगे तो गूगल मैप पीक सॉल्यूशन का होना चाहिए। देखिए जरा, अभी नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, हमने, मेरा ख्याल है हमने बताऊंगा कि है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे वो ऊपर आ गया, ठीक हो गया। चलें जी वापस चलते हैं उधर, अंडू करें जरा इसको, एक दफा और अंडू करें जैसे वर्ड में करते हो। चले वापस रिस्टोर हो गया। अब हमें ढूंढने की बजाय हम क्या करते हैं, वंस अगेन आई फ्रेम लिख लें। अभी यूट्यूब वाला आई फ्रेम है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फाइंड नेक्स्ट, ये एंड आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट करें, ये वो वाला आ गया, लिखा हुआ आ गया गूगल मैप्स। तो अब मैं इस लाइन को चूज करता हूं, पहले पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, डिलीट करता हूं और खाली जगह करके पेस्ट कर देता हूं। जरा कंफर्म कर लें कि ये मैप ही आया है ना जी, मैप ही ऐड हुआ। इसको सेव कीजिए और अब इसको रिस्टोर कीजिए। अब उधर तो वीडियो वापस आ गई है और नीचे पीक सॉल्यूशन का मैप भी वापस आ गया, ठीक हो गया। सो ये दो काम थे जो कि हमें खुद से क्रिटिकली देखने हैं, इंगेजमेंट के पॉइंट्स है कि भाई ये दो चीजें आपकी वेबसाइट में जरूर हो आज के दौर, क्योंकि कोई भी बंदा मोबाइल यूज कर रहा है तो वो बार बार आपके मेन्यूज को चेंज नहीं करेगा। ये नहीं है कि पहले एक मेन्यू देखे फिर दूसरा मेन्यू देखे, होना ऐसे चाहिए कि वो स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल तो एंड पे लोकेशन भी आ जाए, स्क्रॉल कर रहा है तो नीचे हमें कहीं वीडियो भी नजर आ जाए, ठीक है। अब जरा हम इस वेबसाइट को देखते हैं और हम देखते हैं कि भाई कुछ मिस है इसमें से कि हमारे सारे टैग्स हो गए हैं। हमारे सारे टैग जो ऑन साइट के लिए थे वो हो गए और हमने बात शुरू की थी टाइटल से। हमने पहले टाइटल को देखा, अभी मेटा की बात हमने एसईओ पढ़ते हुए करनी है कि मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और कोई मेटा है तो उसकी बात हम एसईओ के दौरान सीखेंगे। उसके बाद हम बॉडी में आए थे, बॉडी में हमने क्या देखा था, हेडिंग स्टाइल्स देखे थे कि 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। फिर हमने कहा कि बॉडी के नीचे, हेडिंग के नीचे जो हमारा कंटेंट है पैराग्राफ्स की शक्ल में है। सो पैराग्राफ्स में भी आपने अपने कीवर्ड्स को नुमाया करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड यूज करना है, ठीक है। ये दो चीजें हमने यूज करनी है, ये अभी हमें जहन में रखना है कि ये कहाँ आना है, बॉडी में पैराग्राफ के साथ। अब देखा जाए तो जो हमारे पास हेडिंग स्टाइल है वो भी हाईलाइट करती है चीज को दिखने में, फॉर्मेटिंग में तो वो भी हाईलाइट ही कर रही है और स्ट्रॉन्ग भी हाईलाइट कर रहा है, लेकिन हमने कभी भी अपने पैराग्राफ के कंटेंट को हेडिंग स्टाइल यूज नहीं करना। यानी जब पैराग्राफ शुरू हो गया तो आपने समझना है कि इसके अंदर, मतलब पैराग्राफ के टैग के अंदर हेडिंग स्टाइल बिल्कुल इलीगल है। हेडिंग स्टाइल इज द हेडर ऑफ पैराग्राफ, बस ये ज़हन में रखना है। कोई सा भी हेडिंग स्टाइल है, H1 से लेकर H6 तक कोई सा भी हेडिंग स्टाइल है, हेडिंग स्टाइल्स आर द हेडर्स ऑफ पैराग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैराग्राफ के हेडर्स हैं, वो पैराग्राफ के शुरू में आएंगे, वो पैराग्राफ में नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। अगर आप लाएंगे तो गूगल कहेगा कि भाई आप वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। गूगल कहेगा कि आप उस मैकेनिज्म को, उस एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहे जो मैंने कहा था। मैं ये कहता हूं कि ये हेडर है,
आप इसको पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पर यूज कर रहे हो। यानी बोल्ड जो है वो पैराग्राफ का कंटेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग जो है वो पैराग्राफ का कंटेंट हो सकता है, इटैलिक जो है वो पैराग्राफ का कंटेंट हो सकता है, मगर हेडिंग स्टाइल जो है वो पैराग्राफ का कंटेंट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा एक पहले वाला जो मामला था जिसमें हमने कहा था कि हमें टैग्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो वाला हिस्सा हमने कर लिया। अब हमारा अगला टास्क क्या है जो कि आप लोगों ने अपने एंड पे घर बैठ के करना है, वो ये करना है कि मैं ये जैसे वेबसाइट अभी दिया खोली हुई है हम लोगों ने, यही वेबसाइट मैं आप सबको दूंगा जिप फाइल की शक्ल में। ठीक है, आपने इसे डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं वैसे आप भी इसे अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन नहीं है, ये तो ऑफलाइन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वेबसाइट को, आप लोगों का क्या काम है, इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जैसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं बना लें। कोई बंदा पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहता है वो उससे वो बना ले, कोई गेमिंग बनाना चाहता है वो बना ले, मतलब जिस कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है उस तरह की वेबसाइट में इसे कन्वर्ट कर लो। अब ये कैसे कन्वर्ट करना है जरा ये पहले समझते हैं। इसे कन्वर्ट कैसे करना है भाई, नंबर 1 यहां से शुरू करता हूं मैं क्या ऊपर से शुरू करता हूं, बल्कि यहां से शुरू करते हैं। यहां सबसे ऊपर क्या आ रहा है, फेविकॉन सीखा ना हमने चेंज करना, टाइटल ये भी सीखा हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड में जाकर ये दोनों चीजें आप चेंज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ना इसको आइडेंटिफाई करे वाले, मैं क्या इस हिस्से को आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करना है, अच्छा आपने काम करते हुए जो डेवलपर वाले काम है वो नहीं हमने करना है, यानी हम लोगों ने समझना है कि ये वेबसाइट की फाइनल कॉपी है हमारे पास, हाँ इसी में करना है, हमने डिजाइन में चेंज नहीं करना कुछ भी, जो जो चीजें हमें जैसे जैसे नजर आ रही हैं हमने उसी तरह करना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस हिस्से को आइडेंटिफाई करना है, सो मैं इसे इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, हाईलाइट किया और इसे कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, जरा कोडिंग में वापस आता हूं और यहां पर कंट्रोल एफ करते हैं और कंट्रोल वी। ये मैंने कंट्रोल वी वही कर दिया जो मैंने वहां से आइडेंटिफाई किया। जरा देखते हैं कि ये कहां है, पहुंच गए उस जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा, अब वो उसका कलर ब्लैक आ रहा है, उसके साथ एक स्पेसिफिक आइकन आ रहा है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ओके, वो डेवलपर लेवल काम है ना, एसईओ से मुताल्लिक ये तो नहीं है कि हमने वेबसाइट के कलर चेंज करने हैं, हमने वो काम करना है जो अभी तक हमने सीखा। हाँ अलबत्ता अगर आपने इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी वेबसाइट बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो अपनी बनाई, ये तो नहीं ना कि सब एक ही वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपने यहाँ आना है और यहाँ पर जैसे अपॉइंटमेंट टाइमिंग लिखी हुई है, जरूरी नहीं यही है, अगर आप भी अपनी अपॉइंटमेंट टाइमिंग डिफरेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर दो। ठीक है, और क्या था वहां पर देखें जरा, फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या आ रहे हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं सारे, फेसबुक का, ट्विटर का, एक्स का यानी इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का और यूट्यूब का। अब आप जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये वाले आपके भी लिंक्स होने चाहिए सारे, भाई कोई भी बंदा वेबसाइट बनाएगा उसके अपने सोशल मीडिया के लिंक्स तो होंगे ना, तो अब आपने इनको चेंज करना है। जरा देखें ये कहां पर है, कोडिंग में वापस आ जाए जरा, बल्कि उधर तक तो पहुंच गया है ना, अब जरा नीचे आए, पता लग रहा होगा कहां है, मिल गए। मैं को उसी जगह पर है ना सब कुछ, ये एक लाइन ढूंढी है तो मुझे सारा कंटेंट मिल गया उस लाइन का। अब यहां पर क्या आ रहा है, web.facebook.com, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इनका पेज आई है। तो ये वाला हिस्सा आपने क्या कर देना, अपना कर देना, ये आपने अपने पेज को कॉपी करना है और यहां लाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाँ जी, तो इसकी बात कर रहे हो, ये कह रहे हो ऊपर वाले सर वो ऊपर वाले के जो लिंक लगे, अच्छा ये लिंक्स की बात कर रहे हो। हाँ अच्छा देखें, हाइपर लिंक सिर्फ टेक्स्ट नहीं होते, क्लिकेबल टेक्स्ट क्या है, वो इमेज क्लिकेबल टेक्स्ट बनता है, यानी हमने वहां पर लोगो लगाया, कोई तस्वीर लगाई तो वो क्या बन गया, क्लिकेबल टेक्स्ट। कैसे, हाइपर लिंक का टैग लगाया, उसके आगे क्या कर रहे थे, क्लिक हेयर, टाइप कर रहे थे ना, क्लिक हेयर, हमने टाइप नहीं किया, हमने क्या किया भला, कैसे किया भला, यही पूछ रहा हूँ आपको बताओ, हमने सीखा है जी, हम लोगों ने फेविकॉन नहीं, हमने क्या किया, IMG का टैग इस्तेमाल किया,
अब IMG का टैग क्या करता है, इमेज तो बहुत बड़ा आ जाता है। अब मैं कहूँ फेविकॉन लगा लेते हैं, भाई फेविकॉन तो टाइटल बार में आएगा ना, और तो कहीं नहीं आएगा। फेविकॉन हर जगह नहीं आना, फेविकॉन हेडर में आना है। हेडर ने कहां पे जाना है उसको लेकर, टाइटल बार में। जबकि ये काम तो हम पेज के अंदर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फिर, IMG का टैग, और फिर साइज छोटा कर लेंगे। बड़ा था ना हमने विड्थ और हाइट, उस तरह से हम इसके आइकॉन्स को छोटा कर लेंगे। और ये भी आपने नहीं करने, मतलब इट इज नॉट आवर प्रैक्टिस, ये भी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि फेसबुक में आपका फेसबुक का URL आ जाए बस, ट्विटर में आपके ट्विटर का URL आ जाए, तो आपके जो भी URL होंगे वो आप यहां पर ले आओगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसकी, यहां से एक फेसबुक खोल लेते हैं। आज मैं जो वीडियो लगाऊंगा ना, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को ड्राइव का लिंक होगा वो। तो ये जो वेबसाइट मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक समझ आ गई बात की? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करोगे, वो आपको गूगल ड्राइव पे लेकर जाएगा, वहां से आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। और वो ये वेबसाइट होगी, जिप होगी, इसको आपने अनजिप करना है। अनजिप कितने लोगों को नहीं पता, ये कितने लोगों को पता है कि जिप अनजिप क्या होता है? शाबाश, जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे बताता हूँ। और कोई बताया मुझे जिप का क्या, जिप क्या होती है? जिप ये है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ फाइल्स एंड नंबर ऑफ फोल्डर्स की शक्ल में। अब हमने उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना है, और ट्रैवल कराने के लिए जैसे हम लोग खुद से शिफ्टिंग करते हैं, तो आप शिफ्टिंग करते हैं तो क्या करते हो, सामान को पैकेट्स में पैक कर लेते हो ना, लेकिन जब आपने उसको पैक किया होता है आप उसे यूज तो नहीं कर सकते। फिर जब आप डेस्टिनेशन पर जाते हो तो उसे अनपैक कर लेते हो, तो बाहर निकल आता है। इसी तरीके से जब हमने फाइलों को ट्रैवल करवाना होता है कि भाई इनका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लें, तो हम क्या करते हैं, उसको जिप कर देते हैं। और जहां पर हमने उसे इस्तेमाल करना होता है वहां जाकर हम उसे अनजिप कर लेते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन इसके लिए भी फ्री एप्लीकेशन है। जैसे हमने Notepad++ पढ़ा था, इसी तरह एक हमारे पास एप्लीकेशन है जो फ्री है, दैट इज जिप, 7zip लिखा हुआ आगे। ये देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या लिखा है मैंने आगे, क्या लिखा है बताओ ना। मैं क्या 7zip के आगे क्या लिखा है, डाउनलोड। तो 7zip डाउनलोड करने लगे हम, इस पर क्लिक करें, कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। हाँ, ये डाउनलोड का बटन आएगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल होगा। अपनी कंफर्मेशन के लिए एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर ले भाई, ये ऑपरेशन मोबाइल पे नहीं करना, हाँ लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करना है। उसके बाद एक दफ़ा अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, और जब मैं आपको वो फोल्डर भेजूंगा, जब वो आपके पास कंप्यूटर पर सेव होगा, तो फिर आप क्या करोगे, अनजिप करोगे। ये देखें, यहां से देख लेते हैं, यहां पर काफ़ी जिप फाइल्स होंगी। जैसे ये जिप फाइल है, ये शक्ल देख रहे हैं, इसकी शक्ल में भी कुछ जिप सी बनी हुई है। हाँ, जरा इसका मैं आइकॉन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें, इसका मतलब क्या है कि ये जिप है। अच्छा, एक बात और मेरी सुन लें और उसको समझ भी लें। वो क्या है, विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट एक जिपर होता है। नई विंडो जो है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक जिपर होता है। यानी जब भी कोई जिप फाइल होती है, आप उसे क्लिक करते हो तो वो उसको एक एक करके खोल ही जाता है, अनजिप कर देता है बाय डिफॉल्ट खुद ही। लेकिन वो सिर्फ उसको अनजिप करता है जिसे आप खोलते हो, वो पूरे फोल्डर को अनजिप नहीं करता। इसलिए आपको विंडो का अनजिपर इस्तेमाल नहीं करना। या तो कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, जैसे विनजिप है, जैसे विनरार है, और वो दोनों पेड हैं। ये वाला जो है ये फ्रीवेयर है, यानी इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई क्रैक की जरूरत भी नहीं है और लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। इसको जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आपने जिस जगह पर अपनी वेबसाइट रखनी होगी, एक नया फोल्डर बना के वहां पर इस फाइल को रख लें, यानी कि इस फाइल को वहां पर पेस्ट कर दें, ताकि आपको पता हो कि अनजिप होकर कहां आने वाला डाटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। अब आप देखिए मेरे पास 7zip है, तो आपके पास भी अगर ये आ जाएगा तो इसी तरह आपको भी 7zip नजर आ जाएगा।
और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जिसपे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं जिस फोल्डर में हूँ यहीं पर ही इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, उसके बाद एक और आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ नहीं करना, मैं फोल्डर तुम्हें खुद बताता हूँ। वो आप जरा खासतौर पर जो कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो परेशान होंगे ये वाला सीन करने में, इसलिए मैंने कहा कि पहले एक फोल्डर बनाए, जो जिप फाइल अपने पास सेव करोगे उसको उस फोल्डर में रखो, और फिर क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो इसी फोल्डर में ये वेबसाइट खुल जाएगी जैसे आप मेरे पास खुली हुई देख रहे हो। मैंने खोल के क्या कर रहा था, इंडेक्स की फाइल पे काम करना शुरू किया था ना, आपने भी उसी पे ही काम करना शुरू करना है। एक नई बात बताइए आपको मैंने कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, 7-zip चाहिए। अगर कोई बंदा जिप एप्लीकेशन में कंफर्टेबल है, उसके पास ऑलरेडी कोई जिपर मौजूद है, वो उसी को इस्तेमाल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 7-zip इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अनजिप करना है आपने। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये काम करेंगे उनको मैंने कहा कि वो 7-zip इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और फिर क्या करें, जो फाइल मैं दूंगा, मैंने क्या कहा, ये फाइल कहाँ पे होगी, आज का जो लेसन होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में होगी। उसके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वो सीधा गूगल ड्राइव में आपको ले जाएगा, और वहाँ से वो उसको डाउनलोड कर देगा आपके कंप्यूटर पर। उसके बाद आप अपना फोल्डर बनाकर इसे वहाँ पे रखें और इसको अनजिप कर लें, लेकिन इससे पहले 7-zip इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर पर। चलिए अब आ जाते हैं वापस। याद करवा देना, क्या याद करवाना, इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, ठीक है, याद करवा देना से तो काम नहीं चलेगा ना। क्या याद करवाने को कहा था, मुझे भी याद आ रहा है लेकिन आप क्या यार वो नहीं यार नहीं क्या याद कराने को कहा था, हाइपरलिंक के हवाले से मैंने कोई बात की थी। हाँ, मैंने कहा था कि क्यों नए पेज पर क्यों लेकर जाना चाहिए, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। खुद से क्या पूरा हो गया, आपने याद करवाया तो कंटेंट हमें कहीं और से मिल गया। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। अब आपको ये समझ में आ गया, मैं एक चीज़ बताने के लिए ये खोला था अकाउंट कि भाई अगर यहाँ पर हमने कोई पेज लगाना हो, जैसे ये पेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये पेज के ऊपर यूआरएल आ गया। आपने अपने पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अपने इंस्टाग्राम को खोल के इंस्टाग्राम का यूआरएल यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पेस्ट कर दें। जितने भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हों वो करें, और सारे बनाएं, ये ना करें कि बनाए नहीं हुए। भाई जिसके अगर कोई नहीं बने हुए तो वो बनाए। जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं ये वाले सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपके होने चाहिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया को तो उस वक्त हम इनको समझेंगे भी, लेकिन अभी के लिए ये होने चाहिए। यानी लिंक्डइन पर जाएं, अपना अकाउंट बना लो, ट्विटर पर जाओ, अपना अकाउंट बना लो। भाई ट्विटर तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, उसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। हेलो हाई करनी है, अपनी अपडेट्स देनी है, और क्या करना है उसमें। ट्विटर बनाओ, लिंक्डइन बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, फेसबुक बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ। जब ये सब चीज़ें बन जाएंगी तो इनके यूआरएल भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट के तौर पर नज़र आ रही हो, ठीक है। तो वहाँ ये यूआरएल्स हम पेस्ट करते जाएंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, पेस्ट होना शुरू हो गए। ये देखें, फेसबुक आ गया, ये आगे क्या आ गया जी, ट्विटर आ गया, सब आ गए। अच्छा, जिसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी वो मैं बता देता हूँ। आप एक आइकॉन देख रहे हैं ना, फेसबुक का आइकॉन आ रहा है, ट्विटर का आइकॉन आ रहा है ना वहां पर एक आइकॉन, ये उसकी वेब डेवलपर ने कोडिंग की हुई है। इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि इसे छेड़ोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, यानी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया। ये लिंक्डइन का अकाउंट भी आ गया, ये यूट्यूब चैनल भी आ गया। अच्छा, अब आए वेबसाइट पे वापस। अब क्या रह गया, नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं और देखते हैं कितना हिस्सा आज मुकम्मल होता है, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद नीचे क्या आ रहे हैं जी, हमारे पास मेन्यूज। मैं क्या, इसके बाद मेन्यू बार आ रही है हमारे पास। तो अब हम ये देखते हैं कि ये मेन्यू बार कहाँ है और इस तक आपने पहुंचना कैसे है। पहले तो ये देख लेते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है होम, ये लिखा हुआ आ रहा है अबाउट, ये लिखा हुआ आ रहा है डॉक्टर सलाउद्दीन। मैं देखता हूँ इनमें से कौन सा ऐसा मेन्यू है जिसको मैं लिखूंगा। जैसे ये अबाउट है, ये होम है, मैं होम को फाइंड करता हूँ। कहाँ फाइंड करूंगा, कोडिंग में वाइड फाइंड करूंगा, फाइंड इसके नीचे ही है ना वो, तो बेशक यहीं से कर लो। वैसे बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप कुछ फाइंड करो तो हमेशा स्टार्ट से जाके करो। क्यों, इसलिए कि भाई ऊपर से शुरू कर लिया ना, अब मिस होने का चांस तो कोई नहीं ना, क्योंकि अभी हो सकता है वो इससे ऊपर कोडिंग हो तो फिर गड़बड़ होगी ना। लेकिन मुझे क्योंकि पता है कि वो मेन्यू तो नीचे ही होगा इसके, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने जब सर्च करनी हो हमेशा पहली लाइन से सर्च को ऑपरेट करें। होम था,
आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये होम मेन मेन्यू है हमारा कि नहीं है। जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, होम लिंक, जरा एक दफा फिर फाइंड करें। जी, बाकी के बटन नजर आ रहे हैं, जरा देखें कि नहीं आ रहे। हम एक काम करते हैं, होम की बजाय ना कुछ और फाइंड कर लेते हैं। अबाउट को कर लें या आई ट्रीटमेंट को कर लें। आई ट्रीटमेंट यूनिक है ना, तो हम यूं करते हैं, आई ट्रीटमेंट को फाइंड कर लेते हैं। फिर आपको पता लग जाएगा कि मेन्यू है कहाँ पे। वैसे इधर ऑप्शन में भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसे ड्रैग करोगे ना तो ये जो हमने ग्रीन कलर का पढ़ा था कि कमेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी आ रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या नाम लिया था अभी, आई ट्रीट। आई ट्रीटमेंट। ये मेन्यू में ही आ गया हम सीधे। वो देखो ऊपर डॉक्टर सलाउद्दीन भी नजर आ रहा है, गैलरी भी नजर आ रहा है, ऊपर आ जाए, होम भी नजर आ रहा है, और ये भी पता लग गया कि ये मेन्यू है। मैं क्या, ये भी पता लग गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने घर जाना है तो जब आपको ये मिल जाएगा एक दफा, तो ये लाइन नंबर कौन सी है, 232 है। ठीक है, ये अभी ना नोट कीजिएगा लाइन नंबर, इसलिए कि मैं अब अगर आपको ये वाली फाइल ना भेजूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर मैंने आपको कोई और वेबसाइट भेजी तो उसकी तो लाइन नंबर चेंज होगी ना। इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना है, और यूनिक आइटम को फाइंड करके फिर बाकी सारे आइटम्स के साथ इसे मैच कर लो। फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइन नंबर अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि सारी मेन्यू बार तो यहीं पर है। आप जरा एक चीज समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि इस मेन्यू बार में कुछ और भी होना चाहिए, मिसिंग है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ इसमें आर्टिकल्स होना चाहिए, या ब्लॉग होना चाहिए, या वीडियो गैलरी होनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ का मेन्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ मैं इसमें। तो ये छोटा सा काम है, ये हम खुद भी कर सकते हैं कि कैसे ऐड करना है, जरा इस समझते हैं। होम, अबाउट, डॉक्टर सलाउद्दीन, चले हम कहते हैं भाई डॉक्टर सलाउद्दीन वाला जो टैब है ना, ये मेन्यू में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसे रिमूव करने लगा हूँ। देखिएगा जरा कैसे रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये मेन्यू बनना कहाँ से शुरू हो रहा है। ये भी एक HTML टैग है, इसका नाम है LI। ये भी एक HTML टैग ही है। LI के आगे एक और HTML टैग आ रहा है, वो कौन सा है, हाइपरलिंक वाला है। लेकिन LI का तो हमने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि हमसे रिलेट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। मेन्यू में इस्तेमाल हो रहा है, LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ये नंबरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है, ये ज़हन में रखें कि जो मेन्यू बार होती है उसमें LI का इस्तेमाल होगा। यानी कि मेन्यू बार्स LI के टैग से बनी होती है। तो नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे वर्ड में नहीं आप नंबरिंग करते, 1 लिखते हो फिर टाइप करके एंटर करते हो, जिसे हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स में सिंबल्स आते हैं, नंबरिंग में नंबर आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस सूरत में हम ना बुलेट ले रहे हैं ना नंबर ले रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ ये एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कौन सा है जी, LI। और आप देख रहे हो जहां पर ये मेन्यू खत्म हो रहा है वहां पर एंड LI भी हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ तो ये एंड हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, ये स्टार्ट हुआ, यानी हर एक मेन्यू बार एक LI है। ऐसे ही है ना, मैंने कहा हर एक मेन्यू एलिमेंट एक LI है। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला खत्म करना है तो 240 से लेकर क्या करूं, 241। भाई इधर से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो रहा है ना। इसे डिलीट कर, जरा चेक करें इसमें कुछ चेंज आया कि नहीं आया। कहाँ थी वेबसाइट खुली हुई, ये देखते हैं मेन्यू बार एक खत्म हुई है, हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन्यू बार खत्म करनी भी आ गई आपको। अब मैंने खत्म की है, अब हम देखते हैं कि ऐड कैसे करनी है। हाँ, मैं कहता हूँ भाई होम, अबाउट, गैलरी, आई ट्रीटमेंट, लेजर सर्जरी, इसके बाद मुझे एक चाहिए आर्टिकल्स। अब ये मैं आर्टिकल्स क्यों ऐड कर रहा हूँ, भाई हमें अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट भी, देखिए ये जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है ये तो सारा का सारा स्पेसिफिक है। एक दफ़ा वेबसाइट बनेगी ये कंटेंट ऐड हो जाएगा। हम अपनी वेबसाइट पे ऐसा भी तो कुछ लिखें जो रूटीन में हम अपडेट कर रहे हो। अगर हम रूटीन में, जैसे OLX की वेबसाइट है, जैसे दराज की वेबसाइट है, भाई OLX की वेबसाइट पे क्या होता है, लोग फ्रीक्वेंटली कुछ लिख रहे हैं ना, इसीलिए रैंक वेबसाइट होती है, बहुत ज़्यादा उसमें इंगेजमेंट होती है। दराज में क्या है, लोगों ने शॉप्स बनाई हुई हैं, इस वक्त भी कितने सारे लोग बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होंगे।
इस वक्त OLX पे बैठ के कितने सारे लोग अपनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कोई बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें पब्लिश तो वेबसाइट पे ही हो रही हैं, तो इससे पब्लिश की इंगेजमेंट बढ़ती है और उसकी रैंकिंग भी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपनी वेबसाइट में कोई एक ऐसा कंटेंट जरूर लेकर आना है जो कि हम फ्रीक्वेंटली अपडेट कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ भी आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट जो है इसके कंटेंट के मुताबिक, इसकी जो भी कैटेगरी या बिजनेस की जो टाइप है उसके मुताबिक मैं यहाँ पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देता हूँ कि हर 2 दिनों के बाद कोई एक नई चीज़ लिख दिया करूँगा टॉपिक के हिसाब से, और उसमें कीवर्ड्स भी यूज़ करूँगा। इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला ये है कि वो मेन्यू कैसे आना बीच में। आ जाते हैं अंदर वापस। कहाँ पे लगाना था कॉन्टैक्ट से पहले? जी कहाँ है जी कॉन्टैक्ट? ये है। एक काम करते हैं, मैंने इस पूरी को कॉपी किया, राइट क्लिक और कॉपी। पहले कह रहा हूं ना, तो इसके ऊपर एक पेस्ट कर देते हैं। कोई काम, मुश्किल काम नहीं किया। पहले मैंने क्या किया था, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया तो रिमूव हो गया। अब मैंने उसकी एक कॉपी ले ली है। अभी तक क्या होगा, 2 कॉन्टैक्ट बढ़ गए होंगे। ऐसे ही है ना, सिंपल है कि 2 कॉन्टैक्ट बन गए होंगे। एक पहला कॉन्टैक्ट होगा, एक कॉपी हो गई है। लेकिन यहां पर हमने पहले वाले को क्या करना है, आर्टिकल्स। तो मैंने पहले वाले को पिक किया और इसको कर दिया ये। अब हमने क्या किया कि भाई हमें मेन्यूज ऐड करना और मेन्यूज रिमूव करना, दोनों काम कर लिए। हाँ, अब इसकी जो फाइल है ये मैं बाद में चेंज कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, क्या करूं अभी के लिए भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी जब मैं आर्टिकल्स वाली फाइल बनाऊंगा फिर उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पर। अभी फिलहाल मैंने इसे हैश कर दिया। इसका मतलब ये होगा इसे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। नीचे वाले कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पर चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाले पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होना। ठीक है, हाँ जी, नहीं दिया हुआ, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। ठीक है, मेन्यू है ना, ये मेन्यू को तो ऐसे ही खोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, पेरेंट और ब्लैंक ऑप्शनल है अगर हम देना चाहें तो। और मैंने क्या कहा था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेरेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं दिया हुआ तो उसी जगह पर खुल रहा है। चलिए इधर आए, जरा इसको रिफ्रेश करें, देखें जरा आर्टिकल्स आ गया बीच में कि नहीं। तो ये हमने मेन्यूज को रिमूव करना और मेन्यूज को ऐड करना भी देख लिया। ठीक है, इसको अब इतना ही आज देखते हैं, बाकी का अगली क्लास में देखेंगे। और ये मैं ये क्या बता रहा हूँ भाई, पता है आपको क्या बता रहा हूँ, ये आपने वेबसाइट बनानी है घर जाके। हर किसी ने अपनी, हर इतने सारे स्टूडेंट्स हो ना, जिसको जिस टॉपिक पर इंटरेस्ट है उस टॉपिक की वेबसाइट बना लो। ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे सेव होगी अभी के लिए, यानी आपने इसे मुझे दिखाना भी होगा तो अपने अपने लैपटॉप से दिखाएंगे। इंटरनेट से नहीं चलेगी ये। इंटरनेट से तो तब चलेगी ना जब डोमेन लेंगे और होस्टिंग में इसको अपलोड कर देंगे। तो हम अपलोड भी तो वही करते हैं जो हमने बनाई होती है। पहला प्रोसेस तो बनाना ही है, तो ये सबने बनानी है। गेम में इंटरेस्ट है, मूवीज में इंटरेस्ट है, इस्लाम में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, भाई कौन सा टॉपिक है जिसको आप समझते हो कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना लें। और जरूरी नहीं इतने सारे मेन्यूज हो। अगर आप 5 मेन्यूज के साथ बनाना चाहते हो, आपको लग रहा होगा कि ये होम होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए, गैलरी, अब आई ट्रीटमेंट तो नहीं होगी ना, तो आप इसे चेंज करोगे ना। मैं इसे अपने वाला मेन्यू बनाओगे तो ये मेन्यूज आपने चेंज करने होंगे सारे। ठीक है, और हमारा मेन फोकस क्या है, पहला फोकस है कि हमारा होम पेज, क्योंकि इस तरह तो काम बहुत लंबा हो जाएगा ना कि भाई ये पेज भी डिजाइन करो, ये भी करो। अभी पहला हमारा फोकस क्या है, होम पेज। ये वाला जो पेज बना हुआ है ये कम से कम हमारा फुल डिजाइन हो, ताकि हम एसईओ तो कर सके ना। बाकी के पेज से बेशक कुछ अभी ना खुल रहा हो, लेकिन होम पेज मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि जब आपका होम पेज मुकम्मल, बाकी भी आप करें, लेकिन होम पेज को आपने फौरन मुकम्मल करना है, ताकि हम जब एसईओ पढ़ रहे हो तो आप जो मुझसे सीखें उसे घर जाकर अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट था जो मैंने आपसे कहा था कि कल मुझे याद करवाइए था, वो ये था कि मैंने कहा था कि जब हम एंकर लगाते हैं तो एक एंकर खुलता है उसी पेज पर जिसे हम बोलते हैं पेरेंट, और एक खुलता है न्यू पेज के ऊपर। तो हम क्या पसंद करते हैं, उसी पेज पे खोलें कि न्यू पेज पर खोलें। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई उस पेज पे ना खुले, न्यू पेज पे खुले मोस्ट केसेस में। मेन्यूज की केस में तो हम न्यू नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे केसेस में हम न्यू कर रहे हैं। लिंक्स, खासतौर पर हाइपर लिंक्स बनाए होंगे जो हमने, क्लिकेबल लिंक्स हो। मेन्यू को, मेन्यू भी क्लिकेबल लिंक है, लेकिन मैं उसको जरा हट कर डील कर रहा हूँ। मैं वो तो मेन्यू बार है ना,
वो तो किसी ने मेन्यू टू मेन्यू मूव करना है, लेकिन उसके अलावा जो लिंक्स होंगे वो हाइपर लिंक्स में उनको फोकस कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई हम न्यू पेज को कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं न्यू पेज पे जाना कंसीडर? इसलिए कि गूगल आपकी ट्रैफिक को देख रहा है और ऑब्जर्व भी कर रहा है, और गूगल एक बहुत अहम चीज ऑब्जर्व कर रहा है और उसे हम बोलते हैं बाउंस रेट। व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और कितनी जल्दी वापस चला जाता है। ऐसे ही है ना, जैसे भाई कोई डिजिटल मार्केटिंग क्लास की स्टूडेंट क्लास पढ़ने आए और 10 मिनट के बाद एक एक बंदा उठ के जाना शुरू हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? भाई इंटरेस्ट नहीं है कोई क्लास में। या कोई ट्रायल पढ़ने आए तो घंटा पढ़ने की बजाय 2 मिनट के बाद ही उठकर चला जाए। इसका मतलब होगा उसको लगेगा या तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी नहीं है, या हो सकता है वो कहे जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस चीज़ की क्या चीज़ है, उठकर चला जाएगा एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंगेजमेंट नहीं हुई। बाउंस रेट हाई है कि लो है? हाई है। अब देखें, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, अच्छी एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंट बनने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका रेट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? क्या हो गया यार? आपके नंबर अगर 100 में से 3 आ जाएंगे तो क्या करोगे? हैं? एफिशिएंट हो तुम? हैं? एफिशिएंट तो नहीं है, लो हो गया। हम हर काम को हाई के तौर पर ही देखते हैं, ऐसे ही है। मैं क्या, हम हर चीज को हाई के तौर पर देखते हैं। भाई अच्छी वैल्यू होनी चाहिए। 100 की वैल्यू में से 100 आ जाए तो क्या ही बात है, नहीं तो 90s में आए, नहीं तो 80s में आए। इसी तरह एसईओ में भी हमारा स्कोर हाई होना चाहिए, मगर एसईओ में एक चीज ऐसी है जो हम कहते हैं लो होनी चाहिए, एंड दैट इज बाउंस रेट। हम कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट लो होना चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं कहूँ आपको समझ आनी चाहिए, ग्रेडिंग करें तो 0 में से 100 में से आप करीब 100 के करीब करोगे तो अच्छी ग्रेडिंग होगी। अब अगर मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आए, या हम नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिस की बात करते हैं, नीचे 2 इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जो स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। उनमें से एक बंदा कहता है कि जनाब मैंने आज पूरे दिन में जो है ना वो 500 लोगों को इंफॉर्मेशन दिया, और एक बंदा कहता है कि नहीं भाई मैंने तो सिर्फ 70 लोगों को इंफॉर्मेशन दिया। दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, पैरेलल दोनों बैठे हुए थे, इंफॉर्मेशन आती थी, एक इंफॉर्मेशन उसको जाती थी और एक इंफॉर्मेशन उसको जाती थी। अब जिस बंदे ने कम लोगों को एंटरटेन किया, इसका मतलब क्या हुआ? उसका बाउंस रेट हाई था कि लो था? उसका बाउंस रेट लो था। और जिसने इतने सारे लोगों को एंटरटेन किया, उसका बाउंस रेट हाई था कि लो था? हाई था। रिजल्ट किसको अच्छा मिल रहा होगा? यानी कि एडमिशंस किसमें कन्वर्जन ज्यादा हो रही होंगी? भाई वो आते होंगे, उनको बात ही नहीं समझ में आती होगी, वो कहते होंगे अच्छा निकलो भाई यहाँ से, कहाँ फंस गए आकर, है ना। लेकिन वहां पर जहां पर लो था, वो पहले एक बात पूछते होंगे, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता होगा, फिर वो कोई और बात पूछते होंगे, फिर उनका और इंटरेस्ट डेवलप होता होगा, फिर वो तीसरी बात पूछते। इस वजह से वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लगे हुए थे। सो इट इज कॉल्ड बाउंस रेट। अब हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी भी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। अच्छे बाउंस रेट की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू 40 आउट ऑफ 100। यानी कि अगर हम ये कहना कि भाई किसी वेबसाइट का बाउंस रेट 40 है, ये कौन कैलकुलेट कर रहा है? गूगल, ठीक है। किसी वेबसाइट का बाउंस रेट 20 है, एक वेबसाइट का बाउंस रेट 80 है। एक वेबसाइट वाला तो बड़ा ही खुश है, कहता भाई 99%। हाँ, ये नंबर अच्छे नहीं आए, ये बुरे नंबर आ गए। हाँ, इसका मतलब ये है कि बंदा वेबसाइट पर आता है और कुछ भी नहीं ऐसा कि वो वेबसाइट पर रुके। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई हाइपर लिंक्स इस तरह के बनाओ जो दूसरे पेज पे खुले। फायदा हमें क्या होगा? हमें ये फायदा होगा कि पहले उसने एक पेज खोला, पढ़ा, जब उसने क्लिक किया तो पहला पेज बंद नहीं हुआ, पहला पेज भी खुला रहा, और पैरेलल एक टैब और खुल गया। तो कम से कम ये तो नहीं ना लगेगा कि बंदा मूव कर गया यहाँ से, दोनों पेजेस हमारे ओपन रहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें ब्लैंक वाले लिंक्स बनाने चाहिए। और दूसरी चीज जो हमने इसके साथ पैरेलल सीख ली, वो क्या है? बाउंस रेट। कि हमें ये भी देखना है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उस पर बाउंस रेट कितना हम लोगों ने लो कराया हुआ है। क्योंकि अगर आपने बाउंस रेट लो नहीं कराया तो उस वेबसाइट का तो कोई फायदा नहीं। इस पर मैं गूगल ऐड चला लेता हूँ, कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही है ना, जैसे कि किसी बंदे की हम ड्यूटी लगाएंगे, भाई भाई गोल चक्कर पे खड़े हो जाओ, बच्चे पकड़ के लाओ, उनके एडमिशन्स करने हैं हम लोगों ने। हाँ, तो वो बेचारा लाई जा रहा है घेर घार के, लेकिन जो कॉलेज के अंदर आते हैं तो उन्हें इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं मिलती है, वो तो एकदम चले जाएंगे। तो आप कैसे घेर घार के ला रहे हो लोगों को अपनी वेबसाइट पे? कीवर्ड से, चाहे वो एसईओ की शक्ल में ला रहे हो,
चाहे वो गूगल ऐड की शक्ल में ला रहे हो। लेकिन जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो उसको इंगेज कर सके, जो उसको मुतासिर कर सके। तो वो बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और एकदम छोड़ के चला जाता है। तो अब एक बंदा गूगल ऐड चलाने लगा हुआ है, पता लगा जनाब महीने के बाद उसको 500 क्लिक्स हो गए, उसको 1000 क्लिक्स हो गए, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि भाई गूगल ऐड तो पैसे देकर चला था, कीवर्ड से लोग आपकी वेबसाइट पर आए थे, मगर आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा इंगेजमेंट मटेरियल ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई चीज हमने छेड़ी है, और वो क्या है? इंगेजमेंट कंटेंट। इसका ताल्लुक एसईओ से बिल्कुल कुछ नहीं है। यानी इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना भाई, किसी बंदे की वेबसाइट का क्या कैसी डिजाइन हुई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वेबसाइट कैसी डिजाइन करवानी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट में कितना इंगेजमेंट मटेरियल है। हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कितना एंगेजमेंट मटेरियल है। मिसाल के तौर पर मैं रोजाना यहाँ हूँ, उधर कुर्सी लगाऊं और पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, वो पीछे वाले लड़के खुद ही आगे आ जाएंगे, सर की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, करीब आकर बैठ जाएं, कुछ सो जाएं, कुछ मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास में कोई इंगेजमेंट कंटेंट नहीं है। तो आपकी वेबसाइट में भी अगर कोई इंगेजमेंट कंटेंट ही नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर? आ तो जाएंगे, घेर धार के आप ले आए। एसईओ में आपने क्या किया? ऑप्टिमाइजेशन कर ली। पीपीसी में क्या कर लिया आपने, यानी गूगल ऐड में क्या कर लिया? इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन जब लोग वेबसाइट पे आ गए तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर तो वो चीज़ ही नहीं है जो हम खरीदने आए थे, तो एकदम छोड़ के चले जाएंगे। इस मीन बाउंस रेट हाई है। सो हमें ये एक अलहदा कंटेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले किसी वेबसाइट के बाउंस रेट को भी कंसीडर करना है। कैसे करें भाई? मुझे ऐसे तो नहीं किसी भी वेबसाइट का बाउंस रेट पता लगेगा, किसी ना किसी टूल से ही पता लगना है ना। मुझे ये देखना है कि एक बंदे की प्रोडक्ट है तो क्या उस प्रोडक्ट में कोई इंगेजमेंट मटेरियल भी है कि नहीं है। इंगेजमेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है कि उसको इंगेज करने के लिए, जैसे मैं कहूँ भाई पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर सिर्फ तस्वीरें और टेक्स्ट होगा तो क्या ये इंगेजमेंट मटेरियल है? नहीं। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस भी होनी चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज वाली वीडियोस भी नजर आ रही हो, उसमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी नजर आ रहे हो, उसमें टीचर पढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा हो। क्योंकि भाई आप रोज हर दफा तो आ जाते हो ट्रायल क्लास लेने, आ जाते हो ना ट्रायल क्लास लेने, तो जब ये चीजें उसको वीडियो में मिल जाएंगी तो कन्वर्जन रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब किसी बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो देखनी होगी तो वहां पर वो 40 सेकंड की एक वीडियो चल रही होगी, किसी ने वेब डेवलपमेंट की वीडियो देखनी होगी 40 सेकंड की वीडियो चल रही होगी। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, वीडियोस को आपने बदलते रहना है। वेब डेवलपमेंट के पेज पर सिर्फ वेब डेवलपमेंट की वीडियो रहेगी नजर, डिजिटल मार्केटिंग के पेज पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो नजर आएगी, लेकिन ये एंगेजमेंट मटेरियल है। एक बंदा वो वीडियो देखेगा, उसके नीचे लिखा होगा डाउनलोड नोट्स, वो जो उसने सुना उसकी एक पीडीएफ फाइल भी होगी। रोक लिया उसको वेबसाइट पे? मैं क्या रोक लिया ना, पहले उसने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने कहा भाई ये जो मैंने पढ़ा ना इसके नोट्स भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये सारा काम करने के लिए काफी टाइम लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बाउंस रेट लो करवा लिया उससे। ये हमें अपने हर क्लाइंट को देखना पड़ेगा और उसको गाइड भी करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए। नहीं तो आपकी चॉइस है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है, हम ऐड तो चला देंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हम एसईओ तो कर देंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं। भाई एसईओ तो कर दिया ना, पहले नंबर पर साइट भी आ गई है, वो आपकी साइट पे आ गए, उसे समझ नहीं आ रही मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो आपको बिजनेस तो नहीं मिलेगा, लीड्स तो नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड बाउंस रेट्स।